हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अभी जो एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम आने वाला है, जिसकी डेट अनाउंस हो चुकी है एसबीआई की वेबसाइट पे, जो कि 5 तारीख और 6 तारीख है और 11 और 12 तारीख है। तो दोस्तों, आप सबको अभी क्या करना है, मेंस की तैयारी को थोड़ा सा आप साइड रख सकते हैं यार। अभी पूरा फोकस प्री के जो एग्जाम आने वाले हैं, उनके जो मॉक्स हैं उनको अच्छे से अटेंड करें, अच्छे से उनको लगाएं, अच्छे से उनके एग्जाम का एनालिसिस करें। तो मैंने भी अभी ये सोचा है कि मैं आपको 2-3 दिन जो मैंने गैप रखा है, तो यही मैंने सोचा था कि भाई इनको अभी टॉपिक से आगे बढ़ाया जाए या इनको प्रैक्टिस कराई जाए। तो मैंने एक अच्छे से यूटिलाइज करा, तो मेरे को लगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ रखे हैं एसबीआई के एग्जाम के अंदर, जो आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर, 2020 से लेकर 2022 के अंदर जो एग्जाम के अंदर जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ रखे हैं, उसके मैं एक जो एग्जांपल है उससे जो मिलते जुलते क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। तो आप प्लीज जितना जल्दी हो सकेंगे, जैसी आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन आए उसको जल्दी से सोल्व करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो जो भी एसबीआई क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको प्लीज फॉरवर्ड कर देना। कि बहुत मिनी टाइम के अंदर मैं आपको जल्दी से जितना जल्द जितने से सॉरी जितना ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व हो सकेंगे वो आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। और जितना हो सकेगा मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली कि सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दूं। यदि किसी ने तैयारी अभी तक अर्थमेटिक को सोच रहे हैं कि मैंने इनको साइड में रख रखा है, तो प्लीज़ अर्थमेटिक के ये जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ क्वेश्चन को लेके, अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनको ही कर जाना, तो आपके कहीं ना कहीं ये भी आपको क्लिक कर जाएंगे जो मैं इनके अंदर सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसबी एग्जाम विद बेस्ट सोल्यूशन। मैं आपको सोल्यूशन भी इस तरह बताऊंगा कि आप जब करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखना भूल गया दोस्तों, ये क्या है, पार्ट 1 है, ठीक है। ये पार्ट 1 है मैं जो करा रहा हूँ। इसके आगे पार्ट हो आएंगे। तो जितना प्रोबेबली होगा एग्जाम से पहले पहले मैं आपको 5 से 10 सेशन मोस्ट प्रोबेबली करवा दूं। यदि नहीं भी होंगे तो जितने पॉसिबल होंगे उतने करवाऊंगा, जो बहुत आपके लिए आपको यूटिलाइज कर सके उस चीज को, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे अब क्वेश्चन आएगा, तो आप प्लीज उसको देखना और जितनी जल्दी हो सके सोल्व करना, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है और जितना जल्दी हो सके इसको सोल्व करना है। मैं जब तक पढ़ूं आप उसको सोल्व करें। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा है कि एम जो है एन से 40% कम कुशल है, ठीक है। टाइम वर्क का क्वेश्चन है, नॉर्मल। फिर बोला एन ने अकेले काम इस प्रकार शुरू किया कि 50% जो काम है अकेले पूरा करने के बाद उसे शेष काम अकेले पूरा करने में 6 दिन और लगते हैं, ठीक है। तो ये उसको फ्रेमिंग दे रखी है, तो कितने दिनों में एन और एम मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। तो अपने को इफिशियंसी और से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जल्दी से इसको सोल्व करें, ठीक है। और मेरे को जल्दी से जल्दी आंसर बताएं कि भाई इसका आंसर ये होगा, फिर मैं आपको जल्दी से इसका सोल्यूशन बताऊंगा। 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा। मतलब ज्यादा कराने का क्या होता है, वो हैक्टिक लगता है, क्योंकि और भी उनको मौका लगाने होते हैं। इसलिए आप 10 क्वेश्चन कीजिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, सोल्यूशन देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अभी तक कर लिया होगा, जिनकी स्पीड है अच्छे से कर लेंगे। एम है और एन है, क्या बोल रहा है, एम जो है एन से 40% कम कुशल है। यदि मान लो एन 100 है तो 40% कम कुशल का मतलब ये कितना होगा, ये होगा 60। कितना होगा, 60। तो इन दोनों का इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो होगा 0 से 0 कट हुआ, 2 से कट किया 2 तिया 6 और 5, 2 से कट किया 5। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, 3:5 होगा। क्या होगा, 3:5 होगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, ए ने अकेले काम शुरू इस प्रकार किया कि 50% काम अकेले पूरा करने के बाद उसे शेष काम, अब ये शेष काम का कॉन्सेप्ट सीखना है। शेष काम कितना रहा होगा, आपको कि सर 50% रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसने 50% करने के बाद उसे शेष काम अकेले पूरा करने में 6 दिन और लगे। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50% जो रिमेनिंग काम है इसने 6 दिन में पूरा किया, मतलब 6 दिन और लिए शेष काम को पूरा करने में। अब शेष काम कितना, यहाँ पे दे रखा है 50% काम अकेले पूरा करने के बाद उसे शेष काम। तो 50% काम उसने 6 डे में किया होगा, तो यहाँ से 100% काम उसने कितने दिन में किया होगा, 12 डेज में किया होगा। नॉर्मल बात है कि ए एन जो अकेला है काम को 12 दिन में पूरा किया होगा। अब उसने क्या बोला है कि एन जो और एम है वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया टाइम वर्क का, मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें, तो उससे ये अब ये क्वेश्चन आराम से कर सकते। एन की इफिशियंसी कितनी, 5। अब इफिशियंसी को टाइम से, टाइम कितना, 12। तो क्या बनता है, इफिशियंसी इंटू टाइम कितना बनता है, वर्क बनता है। मैंने बताया था वर्क बनता है। अब ये वर्क हुआ, टोटल कितना हुआ, 60 वर्क हुआ। अपने निकालना दोनों का मिलकर, दोनों का मिलकर क्या निकालना, टाइम निकालना। तो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी होती है। तो वर्क कितना है, 60 है इफिशियंसी, दोनों की मिला के, दोनों की मिला के कितनी, 5 और 3 8, 5 और 3 8। तो 8 में 60 का भाग करेंगे, 8 7 है 56, और कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 8 5 है 40। तो 7.5 दिन के अंदर एम और एन मिलकर काम कर देंगे। 7.5 दिन है सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में केवल क्या दे रखा है, इफिशियंसी का रिलेशन दे रखा है
और एन की फ्रेमिंग दे रखी है कि एन जो है 50% काम है वो 6 दिन में करता है। ये अपने को इस क्वेश्चन से समझना था। तो ओवरऑल काम वो कितने दिन में पूरा करेगा? 12 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, उससे अपने क्या निकाला? इफिशियंसी टाइम करा, जो मैंने यहाँ पे करा है 5 × 12, तो क्या आ गया? 60 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। फिर अपने को क्या निकाला? एन और एम मिलकर कितने दिनों में करेंगे, टाइम निकालना है। तो ये समझने के लिए मैंने चीजें लिखी हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझाने के पर्पज से बताता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ। तो वर्क अपने को पता कितना है? 60। इफिशियंसी कितनी? दोनों की मिला के इफिशियंसी कितनी होगी? 5 और 3 8। तो 60 में 8 का भाग करेंगे कितना आएगा? 7.5। तो 7.5 डेज का आंसर है। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया आपको कि 7.5 क्या होगा इसका आंसर होगा। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन करें फिर, बिना कुछ देरी, विदाउट कोई बीच में फालतू का इंटरप्ट करे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है कि भाई एक सब्जी विक्रेता है 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 16 किलोग्राम आलू लेके आया। ठीक है, फिर 30 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से 14 किलोग्राम प्याज खरीदा उसने। ठीक है, फिर उसने सभी सब्जियों बेच दी, जिससे उसे पूरे दिन में 20% का लाभ हुआ। क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ। तो बेची गई सब्जियों का औसत विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। एवरेज औसत विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन अपने को दे रखे हैं 44.6, 42.5, 47.4, 42.5, नन ऑफ दी। आपको 5 ऑप्शन देंगे, ये फिक्स है। क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन के जो 5 ऑप्शन है वो होते ही होते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि आप किस तरह क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन निकालना, वो मैं आपको इस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग लेके आता हूँ, उसको सोल्व करने की जो सॉल्यूशन बताता हूँ, उसका आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो जल्दी से मेरे को आंसर बताइए क्या होगा इसका। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा बिना किसी देरी के। सब्जी विक्रेता है 40 किलोग्राम की दर से 16 किलोग्राम आलू लेके आता है, 30 किलोग्राम की दर से 14 किलोग्राम प्याज खरीदता है। सभी सब्जियां उसने बेच दी हैं। उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ खराब निकला, कुछ नहीं, जो लेके आया था वो सब का सब उसने बेच दिया, और पूरे लेन देन में क्या हुआ है? 20% का लाभ हुआ है। तो चलिए बताइए क्या होगा। देखिए, पहले अपने निकाल लेते हैं 40 किलोग्राम प्रति और कितना 16 प्लस 30 किलोग्राम प्रति की दर से 14 किलोग्राम। ठीक है, ये कितना हुआ? 640 प्लस ये कितना हुआ? 420। टोटल करेंगे कितना आएगा? 1060। ये क्या है? इसका कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसने क्या बोला? 20% का लाभ हुआ है। तो 20% का लाभ का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है 20%। मतलब 5 कॉस्ट प्राइस है तो 6 क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। समझ रहे हो? 5 5 पे 1 बढ़ा, मतलब लाभ होने का मतलब 5 पे 1 बढ़ा, तो 5 यदि कॉस्ट प्राइस है तो 6 क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। 5 मतलब 5 की वैल्यू कितनी है? 1060। ठीक है, तो 6 की निकालनी है, तो 5 से कट कर दो, 5 दूनी 10 और 5 12 60। ठीक है, अब 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 1272। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 1272 आ गया। इतनी बात क्लियर? ये बात क्लियर हुई ना? 5 6 वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई 20% का लाभ हुआ है। 20% का लाभ, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। तो 5 यदि कॉस्ट प्राइस है और 1 का उसको इंक्रीमेंट हुआ है तो 6 सेलिंग प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हिंदी में अपने को पता है कितनी है? 1060। तो 6 की वैल्यू कितनी? 1276। अभी पूछा क्या है? औसत विक्रय मूल्य पूछा है। औसत विक्रय मूल्य, ये ओवरऑल विक्रय मूल्य है, तो औसत विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? 1272 क्या है? सेलिंग प्राइस। ये क्या? टोटल। तो अब इन्हें इसमें क्या करेंगे? वेट कितना है, मतलब टोटल कितना था वेट? 16 किलोग्राम था। प्रति किग्रा पूछा है ना, 16 किलोग्राम और 14 किलोग्राम। तो 14 किलोग्राम ये आया है ओवरऑल प्राइस। तो नीचे क्या करेंगे? वेट का भाग देंगे। 16 प्लस 14 कितना? 30। 14 प्लस 16 कितना? 30। तो 30 का भाग देंगे, तो 3 से कट कर लो, जीरो बाद में उसका पॉइंट लगा देंगे। 3 चौके 12, 7 आया ऊपर से, 3 दूनी 6, फिर 1 आया और 1 बचेगा, और ऊपर से 2 आएगा तो 4। तो 424 आ गया, 3 का डिवाइड करा और 1 जीरो है तो 1 चोर, पीछे से 1 पॉइंट लगा देंगे, तो 42.4 प्रति किग्रा इसका क्या आएगा? औसत आ जाएगा। 42.4 एवरेज इसका आ जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? क्या दिया था कि 40 किलोग्राम प्रति की दर से 16 किलोग्राम आलू लेके आया, फिर 30 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की दर से 14 किलोग्राम प्याज। उसने दोनों चीजें लेके आया, मार्केट से लाया और मार्केट में अपनी जहां भी वो शॉप लगाता था वहां उसको सेल किया। सारा सेल किया वो बोल रहा है। फिर उसमें 20% का लाभ हुआ है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है? जैसे भी आपने कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, तो 5 कॉस्ट प्राइस है तो 1 उसका इंक्रीमेंट, तो 6। यदि हानि होती तो 1 क्या होता? माइनस होता। हानि होती तो 1 क्या होता? माइनस होता। तो लाभ हुआ तो 1 प्लस करेंगे। तो 5 कॉस्ट प्राइस, 6 सेलिंग प्राइस। 5 की वैल्यू कितनी? 1060। 5 की वैल्यू 1060, तो 1 की 1060 बटे 5, 6 की वैल्यू इंटू 6। तो 5 से कट किया 212, 6 से मल्टीप्लाई किया 1272। अब 1272 आया क्या? ओवरऑल सेलिंग प्राइस आया। अपने को क्वेश्चन में पूछा गया बेची गई सब्जियों का औसत विक्रय मूल्य ज्ञात करो प्रति किग्रा।
तो इसका मतलब क्या, ओवरऑल प्राइस जितना आया उसके अपॉन में क्या करना है, जितना अपने को वेट था, वेट बोले तो कितने किलोग्राम आलू लाए थे, कितने किलोग्राम प्याज लाए थे, उनका ऐड करके डिवाइड करना। तो 1272/30 करा, 1272/30 करा तो क्या आया, डिवाइड करा तो 424 आया, और जीरो था तो जीरो से 1.1 छोड़ के डॉट लगा देंगे तो दशमलव, तो 42.4 क्या आया, इसका विक्रय मूल्य औसत आया। क्लियर, समझ गए इस चीज को। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करिए, आपको दे रखा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन यदि समझ में आ गए हैं, अच्छे लगा आपको सोल्यूशन, प्लीज थम्स अप कर देना कमेंट बॉक्स में, और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व भी करिए। क्या बोल रहा है मैं पढ़ता हूँ, आप सोल्व करिए। समान क्षमता वाले दो इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप ध्यान रखना, जो टंकी को भरते हैं, इनलेट का मतलब होता है जो टंकी को भरते हैं, मिलकर एक टैंक को 15 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, जिनकी एफिशिएंसी पॉजिटिव होती है। फिर खोले जाने पर दोनों इनलेट पाइप एक आउटलेट पाइप, आउटलेट का मतलब क्या होता है, आउटलेट का मतलब जो खाली टंकी को खाली करता है, इनलेट का मतलब जो टंकी को भरता है, ठीक है, पाइप के साथ मिलकर उस टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यदि आउटलेट पाइप के साथ एक केवल एक इनलेट पाइप खोला जाए, मतलब ये एक कंडीशन दे रहा है कि आउटलेट पाइप के साथ केवल एक इनलेट पाइप खोला जाता है, तो उसी टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए जल्दी से बताइए मेरे को कि भाई इस क्वेश्चन को आप फ्रेमिंग को समझ के किस तरह इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 125 घंटे, 150 घंटे, 120 घंटे, 95 घंटे, या नन ऑफ दी above। मतलब जो क्वेश्चन में आंसर आपका आएगा वो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये। तो चलिए बताइए मेरे को जल्दी से कि आप इस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग से कैसे आंसर ढूंढ सकते हैं, तो प्लीज बताइए। चलिए चलिए बताइए बताइए। क्या है, समान क्षमता वाले दो इनलेट पाइप है, फिर एक आउटलेट पाइप है, फिर उसमें कंडीशन है कि एक ही इनलेट को लेना है, एक ही आउटलेट को लेना है, तो उसमें पूछ रहा है कि क्या आंसर आ सकता है, तो वो कंडीशन जो है उन दो कंडीशनों से ही आएगा। देखो, दो पाइप है, मान लो ए है प्लस बी मान लेते हैं, अब प्लस लिया है तो दोनों इनलेट पाइप लिए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं 15 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, एक लिए, फिर आगे क्या है, खोले जाने पर दोनों इनलेट पाइप और एक आउटलेट, तो ए प्लस बी लिया, ठीक है, और एक ये जो सी वाला है इसको माइनस में ले लेते हैं। क्यों लेते हैं माइनस में, मतलब ऐसे लिख लीजिए ए प्लस बी माइनस सी। इस सी का माइनस लेने का मतलब ये है कि इसकी इफिशियंसी नेगेटिव का मतलब ये खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है, तो इसलिए इन तीनों को ऐड कर लिया, मतलब इस तरह रिप्रेजेंट किया है। अब इस चीज को इस तरह समझना, रिप्रेजेंट किया है ए प्लस माइनस सी को, इस तरह मत लेना कि ये माइनस प्लस हो रहा है, केवल प्लस का मतलब ए और पी जो टैंक को भर रहे हैं, माइनस लेने का मतलब कि भाई खाली कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसका देखा 24 घंटे। अब मैंने आपको बताया था ये क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। अब इसका जो एलसीएम आता है वो क्या आता है, वर्क यूनिट आता है, तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। मैंने बोला था एलसीएम लेना होता है, एलसीएम वो वैल्यू होती है जो दोनों से कट हो सकती है, तो मैंने क्या हुआ 120 लिया, 15 को इफिशियंसी डिवाइड करेंगे तो वर्क में टाइम का डिवाइड करेंगे तो यह क्या आती है, मैंने बताया था इफिशियंसी आती है, क्या आती है इफिशियंसी। इसी तरह इधर करेंगे, 120 क्या वर्क है, 24 क्या टाइम है, तो 120 में 24 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, ये भी क्या एफिशिएंसी है। देखो, जब दो इनलेट लिए तो इफिशियंसी कितनी आ रही है, 8 आ रही है, जब तीन इनलेट लिए तो इफिशियंसी कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अब ये सोचने वाली बात ये है, दो को लेने पे 8, तीन को लेने पे 5, ये क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 8 है, कितनी 8 है, लेकिन इसकी क्या है, 3 है, 3 है। लेकिन अब माइनस वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया क्यों, 5 क्यों आ रही है, ओवरऑल 5 इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो 3 की इफिशियंसी है ना इसकी, सी की, वो क्या कर रही है, खाली करने में काम आ रही है, और 8 क्या आ रही है, भरने में काम आ रही है। तो क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि 8 माइनस 3 होगा तो जाके 5 की इफिशियंसी से पानी भर रहा है, क्योंकि निकल भी रहा है और भर भी रहा है, तो वो भरेगा कैसे, यदि भरने वाले की वही ज्यादा और निकालने वाले की कम, तो वो कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। तो 5 आई मतलब सी की कितनी 3, 8 की कितनी, ए बी की कितनी, ए प्लस बी की कितनी 8 आ गई, ठीक है। ये हम उन्होंने निकाला कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब देखो, ए और बी की टोटल कितनी 8 है, यहाँ पे शुरू में क्वेश्चन में दे रखा है कि समान क्षमता वाले दो इनलेट पाइप हैं, क्या समान, तो इन दोनों की इंडिविजुअल कितनी होगी, ए की भी 4 होगी और बी की भी 4 होगी, मतलब ए की इफिशियंसी भी 4, बी की 4 होगी, ठीक है। और इतना अपने पता लग गया, तीनों की इफिशियंसी पता लग गई, वर्क पता लग गया, ठीक है। अभी क्या बोला, दो यदि आउटलेट पाइप के साथ केवल एक इनलेट, मतलब या ए ले लो या बी ले लो, एक आउटलेट इफिशियंसी कितनी है 4, ठीक है। और अभी ये सी लेंगे, आउटलेट वाला सी है, लेकिन इसमें क्या होगा 3 इफिशियंसी, लेकिन माइनस होगी, क्यों, ये खाली कर रहा है, तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा, एक होगा, इफिशियंसी का ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा, एक होगा, क्लियर। और वर्क कितना करना है टोटल, कितना करना है 120, तो 120 क्या है वर्क है,
और इफिशियंसी कितनी ओवरऑल इम्पैक्ट वाली, वो क्या है 1 है। तो टाइम क्या आएगा 120/1, तो 120/1 का मतलब क्या होता है 120 घंटे, 120 घंटे जो क्या है टाइम है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें, सी ऑप्शन आएगा कि 120 घंटे के अंदर ये टंकी को भरने में समय लगेगा, जब एक आउटलेट पाइप होगी और एक इनलेट पाइप होगी, दोनों को जब कंबाइंड में चालू किया जाएगा तो 120 घंटे में भर दिया जाएगा। पहली लाइन से ए और पी दो पाइप मानी जो कि इनलेट है, तो 15 घंटे में जो भर सकती है ये बता रखा है। फिर तीनों जब एक आउटलेट के साथ भरते हैं तो 120 घंटे में, सॉरी 120 वर्ग यूनिट 5 घंटे में वो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। क्लियर, 5 घंटे में भर सकते हैं। और इसी तरह फिर आगे क्या करा है, उसने एक आउटलेट पाइप ली है और एक इनलेट पाइप ली है। पहली दो लाइनों से तीनों की इफिशियंसी पता लगी पाइप की, फिर अपनों ने क्या करा, दो पाइप की इफिशियंसी से अपनों ने टाइम निकाला, इफिशियंसी और वर्क निकाल के टाइम निकाले, और टाइम अपने को आंसर में दे रखा है 120 घंटे। क्लियर, समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज थम्स अप कर देना। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से बताइए क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे को कहीं देखा अच्छा लगा तो मैंने इसको लिया है, इसलिए आपके लिए। बताइए बताइए क्या आंसर आएगा, मैं पढ़ देता हूँ। मिश्रण है दूध का पानी में, ठीक है, इसमें क्या है 160 लीटर दूध है, 120 लीटर पानी है, ठीक है, उसने एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी। फिर इस मिश्रण के x लीटर, मिश्रण को x% को 12 लीटर पानी से बदल दिया जाता है। मतलब मिश्रण में से x लीटर निकाला, x% निकाला और 12 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है, क्या डाल दिया 12 लीटर पानी डाल दिया। याद रखना 12 लीटर पानी डाला है। तो मैंने बताया जो चीज़ हिंदी में या कुछ भी आपको दी जा रही है, जो चीज़ रिप्लेस की जा रही है, उसी का ही रेशो चेंज होता है, बाकी का रेशो चेंज नहीं होता। क्लियर। तो परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा और दूध की मात्रा का अनुपात दे रखा है 6:7। अभी देखो परिणामी मिश्रण में पानी को पहले दिया है, दूध को बाद में दिया है, तो रेशो ध्यान में रखना 6:7। अब क्या बोला है x/2 और प्लस x/4 का मान बताना है, x/2 प्लस x/4 का मान बताना है। तो चलिए बताइए मेरे को क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग। हाँ, ऑप्शन दे रखा है 25, 63, 30, 45 वरना 29। तो चलिए चलिए जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हैं, चाहे तो सोल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैं आपको टाइम देता हूँ। जल्दी से बताइए क्या आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, मिल्क और वाटर, ठीक है। अभी रेशो बना लेते हैं, क्योंकि x% मिश्रण में से निकाला है। मैंने आपको पहले भी बताया जब दूध और पानी का मिश्रण होता है, दूध पानी का मिश्रण होता है, उसमें से यदि मिश्रण कुछ निकल रहा है तो रेशो तो उतना ही रहता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी जब मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो अपने इसका रेशो बना लेते हैं। तो रेशो क्या बनेगा 160/120, जितनी क्वांटिटी उसका रेशो बना लेते हैं। 0 से 0 कट हुआ, 4 से कट हुआ और 3, 4 3 12। तो ये रेशो बना, 4:3 क्या बना रेशो बना। अब इसमें से क्या हुआ x% मिश्रण आउट किया, ठीक है, मिश्रण उतना ही रहेगा, बाद में उतना ही मिश्रण रहेगा, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ है 12 लीटर पानी डाला है, बाद में पानी लीटर पानी डाला है ना, फिर मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है 6:7। लेकिन दूध अपनों ने पहले लिख रखा है तो 7 पहले लिखेंगे और 6 बाद में लिखेंगे। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है, क्लियर हो गई। अब देखो 4:3 था, 7:6 हो गया। तो अभी देखो यहाँ भी, अभी देखो यहाँ कितना 3 चेंज है, यहाँ भी 3 चेंज है, लेकिन एक्चुअल में चेंज कितना है, पानी में चेंज है। देखो पानी मिलाया जा रहा है ना कि दूध, दूध का रेशो सेम रहना चाहिए। बाद में जो रेशो बन रहा है और पहले जो रेशो बन रहा है उसमें दूध का रेशो सेम होना चाहिए। तो रेशो को सेम बनाएंगे दूध के रेशो को, क्योंकि एक्चुअल में पानी मिलाया जा रहा है, दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है, तो दूध के रेशो सेम बनाए। अभी देखो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, इन दोनों का 4 और 7 का 28 होगा। तो इस रेशो को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशो को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 28:21, ये होगा 28:24। क्लियर। अब पता, अब सही बन गया कि भाई दूध का रेशो है 28:21 और फाइनल में कितना 28:24। कितना इंक्रीज हुआ 3 इंक्रीज हुआ। 3 रेशो की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 12 लीटर है, तो एक की कितनी 4, कितनी 4, एक की कितनी 4 हुई। क्लियर ना इतनी बात। तो अब देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, इस पूरे रेशो से। ये जो रेशो है ना ये वाला 28:21, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 28 चौके 112 और 21 चौके 84, 21 चौके 84 आ गया, ठीक है। अभी देखो 84 आ गया। क्लियर। अब अपने को ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई जो चीज
दी गई है और जो चीज़ निकाली गई है वो कैसे इफेक्ट कर रही है। मिश्रण में से x प्रतिशत को 12 लीटर पानी से बदल दिया जाए। समझ रहे हो, प्रतिशत को 12 लीटर पानी से बदल दिया जाए। इस लाइन से एक आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें अब जो 12 लीटर पानी से बदला गया और जो x प्रतिशत निकाला गया उन दोनों के बीच में कैसे पता लगेगा कि भाई कितना था। तो अभी देख लो, अपने निकाल लेते हैं। इन दोनों को ओवरऑल जोड़ो, कितना बन रहा है आपको कि सर 196 लीटर बन रहा है। कितना, 196 लीटर बन रहा है। क्लियर, 196 लीटर बन रहा है। शुरू में कितना था, 280 लीटर था। कितना था, 280 लीटर था। क्लियर, समझ रहे मेरी बात। ये जो रेशियो है कुछ मिश्रण निकालने के बाद है, ठीक है, और वो एक्चुअल में कितना निकाला, 196 लीटर, और शुरू में कितना था, 280 लीटर। ठीक है, अब 280 में से 196 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 84 लीटर आएगा। 84 लीटर आएगा। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है वो कितनी है, 84 लीटर। समझ गए मेरी बात। मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 84 लीटर। अब x बाई 2 निकालना है, तो x बाई 2 कितना, 84 अपॉन 2 प्लस 84 अपॉन 4। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। 63, 63 का मतलब कितना, बी ऑप्शन है। क्लियर, क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप ईश्वरन के x प्रतिशत को भी ऐसे भी लिख सकते हैं, x को मान सकते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो ये आपने को लेना है। ये भी 84 लीटर निकाला था, 12 लीटर पानी रिप्लेस करा, सॉरी 12 लीटर पानी रिप्लेस करा, देन रेशो से अपने को सोल्व कर लेना। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई कि मिश्रण के अंदर कैसे चीजें आ रही हैं और अपने को कैसे लेनी है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बस ये ध्यान में रखना है कि भाई आपने को थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट वही है कि मिश्रण को निकालने के बाद कितना रेशो होता है, वही रेशो होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। वो क्वेश्चन को बनाया किस तरह के, उससे लगता है कि आपने को लग रहा है काफी अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट कुछ अच्छा नहीं है, बस एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है कि भाई मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकालते हैं तो फाइनल रेशो वही होता है जो उसका शुरू में होता है। उसके बाद कुछ मिलाया जा रहा है तो वो रेशो चेंज हो जाता है। ठीक है, और वही चेंज होता है जो एक्चुअल में मिलाया जा रहा है। तो इसमें पानी मिलाया गया तो पानी चेंज होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, और आंसर यदि सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी अच्छी लेवल पे आपकी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि शांत जल में धारा की गति नाव की गति के 20% के बराबर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था बॉक्स कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। यदि नाव कुल 6 घंटे में धारा के अनुकूल 96 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की गति, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, आपका जो आंसर है तो मुझे बता देना कि धारा के प्रतिकूल मतलब जिस स्ट्रीम जिस ओर बह रही है धारा, मतलब नाव उसके अपोजिट जा रही है, वो गति पूछ रहा है। ठीक है, जिस ओर स्ट्रीम बह रही है उसके अपोजिट नाव जा रही है, उसकी गति पूछ रहा है। तो बताइए क्या आएगा, बताइए। ऑप्शन में लाना भूल गया, थोड़ा डालना भूल गया, बाई मिस्टेक। तो आपका जो आंसर आया ना मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि भाई क्या आंसर आ रहा है, बताइए मेरे को जल्दी से, है ना। बताइए, शांत जल में धारा की गति नाव की गति के 20% के बराबर है। तो आपको ये चीजें पता होगी, मैंने ये कुछ कॉन्सेप्ट बताया है। जितना मैंने बताया ना उसको उतने भी कॉन्सेप्ट उतने भी आप कर जाओगे ना टॉपिक, तो आपके 80% क्वेश्चन अर्थमेटिक में हो जाएंगे, ये गारंटी है। 20% मान लो SICI का क्वेश्चन आ गया, वो नहीं कर पाए, या कुछ और कोई भी एक आध कोई ऐसा कोई चीज जो मतलब मैंने नहीं करवाई है वो क्लिक कर जाए, वो किसी से रिलेट करती होगी लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं करवाई है, तो वो आप नहीं कर पाओ, लेकिन 80% तो आप क्वेश्चन कर जाओ। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सोचा कि भी करवा देते हैं कि भाई आपको थोड़ा बूस्ट आ सके भी, हाँ इस तरह के क्वेश्चन हम पेपर में फेस करने वाले हैं, तो आप कर पाओ कि नहीं कर पाओ, इसलिए मैं क्वेश्चन ले आया। तो देखो, मैंने आपको बॉक्स कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहाँ से बॉक्स कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, और जिसको नहीं पता वो पहली बार देख रहे हैं तो उसको मिल लो। ठीक है, ये बॉक्स कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आती है नाव की गति, ठीक है, यहाँ आती है धारा की गति, यहाँ आती है अनुकूल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और ये आती है प्रतिकूल लास्ट में, जिसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, अभी देखो रेशो दे रखा है, रेशो क्या दे रखा है, नाव की गति, नाव मतलब अपने बोट, और धारा मतलब स्ट्रीम। नाव की गति का 20% है, तो नाव यदि 20% के बराबर है, कम नहीं है, कम ज्यादा होता तो वो उस तरह करते, के बराबर है, मतलब बोट 20 है, 100 है, तो स्ट्रीम कितनी 20 होगी, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 5:1 आ गया। बोट और नाव और धारा का रेशो आ गया 5:1।
तो नाव कितनी 5, धारा कितनी 1। तो मैंने बताया था अनुकूल कैसे होता है, इन दोनों का क्या करते हैं ऐड करते हैं 6, और जब प्रतिकूल हो तो इन दोनों का करते हैं माइनस करते हैं, ये कितना आएगा 4। ठीक है, अभी रेशो आ गया, ये रेशो वैल्यू है, हमेशा ये ध्यान रखना ये रेशो वैल्यू आती है। रेशो में अब अनुकूल, अनुकूल की डिस्टेंस अपॉन क्या करेंगे स्पीड, तो क्या आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो क्या आता है टाइम आता है, क्या आता है टाइम आता है। तो यहाँ पे कितनी अनुकूल 6, अब 6 रेशियो है तो रेशियो को मतलब एक्चुअल में कुछ वेरिएबल लगा दो, इसके एक्स लगा दो तो एक्चुअल बन गया। ठीक है, प्लस अभी 56 किलोमीटर प्रतिकूल गया, इसकी कितनी 4 वेरिएबल लगा दिया एक्स, ठीक है, क्योंकि सेम रेशियो है ना, सेम रेशियो से रिलेटेड है ये, तो दोनों में एक्स ही आएगा। ठीक है, वाई नहीं लगा सकते, एक्स इसलिए वाई इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक ही रेशियो से बन के सारे रेशियो आए हैं, तो उस यदि एक को एक्स मानेंगे तो बाकी भी एक्स होंगे। ठीक है, अब ये भी क्या है टाइम है, ये भी क्या है टाइम है, और टाइम दे कितना रखा है 6 घंटे, ओवरऑल कितने दे रखे हैं 6 घंटे। ठीक है, ये टाइम था ये टाइम था। ठीक है, अब 6 से कट कर दो, ये कितना आएगा 16, ये 4 से कट गया, ये कितना आएगा 14। ठीक है, ये कितना हो गया 16 बटे एक्स प्लस 14 बटे एक्स, 16 और 14 को जोड़ेंगे कितना होगा 30, नीचे एक्स का एक्स रह गया बराबर 6, 6 से कट किया 5, क्या आ गया 6 5 30, ये एक्स इधर चला जाएगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, मतलब रेशियो में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट उनकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो नाव को 5 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 25, और धारा में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, डाउन स्ट्रीम में करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई कितना 30, और 4 में करेंगे तो कितना 20, कितना 20। तो अपने को पूछा धारा के प्रतिकूल नाव की गति कितनी आएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जिनका भी आंसर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, और जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट से करा है तो बहुत अच्छे से किया है। यदि आपने कहीं और से कॉन्सेप्ट सीखा है तो प्लीज उसको भी अच्छे से याद करें। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए विद इन ए टाइम, ये मेन चीज़ है। ठीक है, वो चीज़ मेन करती है कि आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाएँ। क्लियर, इतना आपका क्लियर है ना कि किस तरह क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। बस आपके जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, मेरे से सीखे हैं, किसी से भी सीखे हो, बस आपके मिनिमम टाइम में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से बताओ क्या है। चलो मैं पढ़ता हूँ, आप इतने में सोल्व करो। ए है, ठीक है, कार्य का 2/7 भाग कितने 14 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/7 भाग 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए और बी समान कार्य के 11/14 भाग को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बताओ, ए जो है कार्य का 2/7 भाग 14 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/7 भाग, ठीक है, 12 दिन में करता है। इन दोनों से आप ए और बी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। फिर ए और बी समान कार्य के 11/14 भाग को पूरा करने में, सारा काम नहीं, 11/14 भाग को पूरा करने में कितना दिन लेंगे वो आपने को बताना है। तो चलिए बताइए, फिर बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए ए है वो 2/7 भाग करता है, कितने दिन में करता है 14 दिन में। तो एक भाग मतलब पूरा काम कितने में करेगा 14, 2/7 होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 49। ठीक है, ये आपने करके बताया, ये पेपर में नहीं करते, मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता रहे कैसे निकलता है। ए 2/7 भाग 14 दिन में करता है, तो एक काम कैसे करेगा 14/2/7, तो 7 ऊपर जाता है, 2 से कट हुआ तो 7 × 7 49 आ गया। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो इस तरह अपने को ध्यान में रखना है कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो देखो ए 2/7 भाग कितने में करता है 14 से, तो ऊपर वाली संख्या से काटना होता है, 2 7 है 14 और 7 को मल्टीप्लाई करेगा कितने दिन में 49 दिन में। और इसी तरह बी कितने में करेगा 3 से काटो ऊपर वाली संख्या को 12, कितना 3 चौके 12 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 7 28। क्लियर, ये समझ में आ गया ना कैसे निकाला है, ऊपर वाली संख्या से काटना है और नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ए और बी इतने दिन में काम कर सकते हैं। अब क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे। ये अपने को पता है क्या दे रखा है टाइम दे रखा है, और अपने को यहाँ पे क्या लेते हैं एलसीएम क्या आता है वर्क आता है, और वर्क बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा 196 आएगा 196। तो वर्क में टाइम का डिवाइड करेंगे तो क्या आती है एफिशिएंसी, मैंने पहले भी बताया, तो एक एफिशिएंसी कितनी 4। अब बी की कितनी करेंगे, बी की 7 से जाएगा 7 8 56 और हाँ ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी 7। ठीक है, अपने को 11/14 काम करवाना है। ठीक है, 11/14 काम करवाना है, तो वर्क टोटल है कितना 196, तो इसका 11/14 भाग निकाल लो, या मत करो मतलब पूरा सॉल्व मत करो, इतना लिख लो। ठीक है, तो 196 इंटू 11/14। ठीक है, वो दोनों मिलकर करेंगे कितनी इफिशियंसी से
7 प्लस 4 कितना 11, तो 11 से 11 कट हो गया, 14 से 14 चौक 196। तो ए और बी मिलके कार्य को कितने दिन में करेंगे, 14 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में, 14 दिन में कर लेंगे। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 14 डेज के अंदर। मतलब 40 डेज के अंदर ए और बी मिलकर सारे काम को नहीं, 11/14 भाग को पूरा करने में 14 दिन लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई कि आप ननो दीव लगा दो, 196/11 ऑप्शन में नहीं, नहीं वो पूछ क्या रहा है, 11/14 भाग जो है ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, 14 दिन में करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया कि 14 दिन के अंदर वो ये काम कर लेंगे। क्लियर, इतनी चीज समझ में आ गई ना। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको चीजें समझाई हैं, बस आपको क्लिक करना आना मेन चीज है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, प्रॉफिट लॉस से है। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया है, ये प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट मैंने नहीं करवाया ना, प्रॉफिट लॉस नहीं करवाया, ये ऐसा नहीं करवाया प्रॉफिट लॉस। हाँ शायद नहीं करवाया, कि करवाया नहीं करवाया शायद, है ना। तो कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ से भी चीजें बता दूंगा, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। तो क्या बोल रहा है, लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। तो ध्यान है ना, कॉस्ट प्राइस से हमेशा मार्क प्राइस ज्यादा होता है, सॉरी मार्क प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। जो अंकित मूल्य होता है, जो उस पर प्रिंट किया होता है ना, वो हमेशा जो उसकी लागत मूल्य होती है उससे ज्यादा ही होता है, कभी कम नहीं होगा। एक्चुअल में आप कोई चीज लेने जाते हो तो उसमें हमेशा देखते हो ना, मार्क प्राइस जो अंकित मूल्य दिया जाता है, कोई मान लो आप कोलगेट लेने जाओ या कुछ भी लेने जाओ, उस पर प्रिंट लिखा था 30 रुपए या 150 रुपए, लेकिन वो उतने में नहीं देता, वो बोलता है हाँ जी सर 120 रुपए दे दो। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना उससे तो था। और उसे क्रमशः 10% और 162 रुपए की 2 क्रमिक छूट के बाद बेच दिएगा। ठीक है, बेच दिया। और पूरे लेन देन में दुकान द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है, 48 रुपए। कितना, 48। तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, आपने जो तैयारी कर रहे होंगे, जो एग्जाम अभी फर्स्ट टाइम दे भी होंगे, तो उन्होंने सीखा होगा कहीं ना कहीं, मैंने नहीं बताया तो आपने कहीं ना कहीं सीखा तो होगा। ऐसे नहीं कि आपने सीखा नहीं होगा, और नहीं भी सीखा तो अभी सीख लेना। यदि आंसर आप निकाल सकते हो तो कोशिश करिए कि क्या आंसर आएगा, किस तरह इसको अपने हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए बताइए, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, आप बता सकते हैं, इतने कोई बड़ा इशू नहीं है, बता सकते हैं। देखो, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये 3 चीजें होती हैं। कॉस्ट प्राइस जो दुकानदार जिस प्राइस पे लेके आता है, तो मैंने मान लिया 100, और प्रतिशत में 100 मानना है, मैंने बताया। और 50% अधिक अंकित करता है, तो इसका 50% अधिक अंकित करेगा, तो 50% इसका 100 का 50 होता है, तो कितना आएगा 150। ठीक है, और सेलिंग प्राइस अपने को नहीं पता। ठीक है, सेलिंग प्राइस अपने को केवल क्या पता है, लाभ कितना हुआ, उसे प्रॉफिट कितना है 48 रुपीज का, परसेंटेज में नहीं है 48। तो अभी देखो, इस पे छूट पहले कितनी दी आपको, कि सर 10% की छूट। 10% कितना, 15, तो -15 करा, तो क्या आ गया 135 आ गया। ठीक है, फिर बाद में एक और छूट दी 162 रुपए की, तो अपने ये रेशो माना है, तो एक्स मान लो एक्चुअल में, ये भी एक्स हो गया, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, 135 एक्स। अब इसके बाद एक और छूट दी -162 की, अब ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। उसके बाद बेचा ना, पहले 10% की छूट दी, तो 150 एक्स में से 15 गया, 115, 150 का 10% 15, तो कितना बचा 135। फिर 162 रुपए की छूट और दी, तो -162 कर दिया, माइनस करेंगे, अब ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया 100, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो अपने को पता है प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो दोनों का डिफरेंस होगा वही क्या होगा, लाभ होगा। सेलिंग प्राइस कितना, 135 एक्स माइनस 162। अब 135 एक्स माइनस 162 माइनस 100 करेंगे, एक्स 100 एक्स करेंगे, तो 135 एक्स में 100 एक्स क्या, कितना 35 एक्स माइनस 162। अब ये किसके बराबर है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 48, 48। तो 35 एक्स, ठीक है, 162 इधर रख दो, तो 162 प्लस 48, तो 35 एक्स, 162 प्लस 48 कितना 210। तो एक्स की वैल्यू कितना 210/35 हो जाएगा, 210/35 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। पूछा क्या है, कुछ भी पूछ ले, इस क्वेश्चन में लागत मूल्य पूछा, तो लागत मूल्य क्या, इंटू 6 कर दो, 600 आ गए। मार्क प्राइस पूछता, इंटू 600 कर देते, 900 आ जाती। क्या पूछता, बाद में सेलिंग प्राइस पूछता, तो 6 से मल्टीप्लाई करके 162 माइनस कर देते। तो आपने को पूछा क्या है, लागत मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, लागत मूल्य। लागत मूल्य कितनी 600, क्या आएगी 600। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। देखा आपने, चीजें समझी, मैंने बहुत आराम से सिखाई, इसमें कुछ अपने को एक्स्ट्रा सीखने की चीज नहीं, बस जो चीजें दे रखी उसी को ही मैंने अप्लाई किया और आराम से समझाया।
कि क्या क्या बोला कि 50% अधिक अंकित करा, कर दिया जी। 10% की क्रमिक पहले एक छूट दी, 10% कितना हुआ 15, तो घटा दिया 135x आ गया। फिर बोल रहा है 162 की और छूट है क्रमिक, तो माइनस 162 कर दिया, फिर बेच दिया। तो मतलब ये जो वैल्यू बनी है 135 माइनस 162, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। फिर ये वाला कि लेन देन में क्या हुआ, लाभ 48 रुपए का हुआ, 48 रुपए। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 135x माइनस 162 अपने का सेलिंग प्राइस है, और माइनस 100x कर देंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 35x माइनस 162 इक्वल टू किसके, प्रॉफिट के। प्रॉफिट कितना, 48। तो 48 प्लस 162 इक्वल टू 35x। कोई x वाली वेरिएबल वाली वैल्यू अलग कर ली, तो एग्जिस्ट जो कांस्टेंट वैल्यू उसको अलग कर ली। तो 35x इक्वल टू 210, x बराबर 210 अपॉन 35, x की वैल्यू आ गई 6। तो x की वैल्यू 6 रख दी, तो पूछा गया लागत मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है, और ऑप्शन ए इसका 600 आ रखा है। तो 600 इसका आंसर होगा, 600 इसका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज, समझ आ गया तो थम्स अप कर देना। और लास्ट तक जुड़ने के लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, जल्दी से सोल्व करना। इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, तो चलिए ये भी बताओ क्या है इसका आंसर, क्या आएगा बताओ। दे रखा है कि संजू और रवि की व्यय का अनुपात दे रखा है 17:15 है, ठीक है। यदि संजू की आय और बचत, मतलब संजू की आय और बचत के बीच का अंतर दे रखा है कितना, 34,000 है। तो रवि का व्यय बताना है कितना, क्या बताना है, रवि का व्यय बताना है। इस क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इनकम, एक्सपेंड, खर्चा और बचत, जो आपकी आय है, व्यय है और आपकी बचत, इनमें रिलेशन जो है वो किस तरह काम करता है, इस क्वेश्चन का लाने का यही मकसद है। तो आप बताइए कि आपका क्या होगा आंसर, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। बताओ क्या होगा। देखो सबसे पहले एक चीज समझ लो, जो इनकम होती है ना, इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। मतलब आय जो होगी व्यक्ति की, वो ऑलवेज क्या होगी, खर्च प्लस बचत। जो आय होती है हमेशा खर्च प्लस बचत होती है, ठीक है। अब ये ही चीज को अप्लाई करना है इसके अंदर, ठीक है। संजू है, रवि है, ठीक है। अब इसका ना व्यय, मतलब एक्सपेंडिचर का अपने को रेशो दे रखा है, 17:15 दे रखा है, ठीक है। और दे कह रहा है संजू की आय, तो संजू की आय और बचत, तो देखो इनकम और इक्वल टू एक्सपेंडिचर और सेविंग होता है। यदि सेविंग इनकम में से माइनस होगी तो क्या बनेगा, खर्चा बनेगा। तो इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर बनेगा ना। और वो इसने क्या दे रखा है, संजू की जो आय है और बचत के बीच का अंतर कितना है, 34,000, ठीक है। मतलब वो उसका जो रेशो किसका दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है, और रियल में हिंदी में उसने बता दिया आय और बचत का अंतर क्या है, 34,000। तो 17 की वैल्यू उसने डायरेक्ट दे रखी है, देखा जाए कितनी, 34,000। क्या दे रखी है, 34,000। और रवि का व्यय पूछ रहा है, रवि का व्यय पूछ रहा है। 17 की वैल्यू 34,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी, 2,000 होगी। तो 15 की वैल्यू कितनी, इंटू 2,000 करेंगे तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। क्या आएगा, 30,000 आएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस एक आपको समझना था कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में क्या रिलेशन होता है। कुछ नहीं है, आय और बचत का बीच का अंतर जो है वही क्या होता है, व्यय होता है। ये चीज होता है, आय और व्यय बचत का अंतर जो हिंदी में दे रखा है 34,000 रुपए, उसका रेशो उसने 17 की वैल्यू दे रखी है। 17 की वैल्यू 34,000, एक की वैल्यू 2,000, तो 15 की वैल्यू 30,000। तो ऑप्शन अपना सी 30,000 सही है। क्या है, 30,000 इसका आंसर आएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई कि संजू और रवि की, सॉरी रवि के जो व्यय है वो 30,000 है, संजू का जो व्यय है वो कितना है, 34,000। क्लियर। इसके अलावा यदि कोई और वैल्यू पूछता तो हमने कांट भी डिटरमाइन कर देते, क्यों, इसके अलावा अपने को एक चीज और पता होनी चाहिए, किसी एक चीज, एक वैल्यू और पता होगी तो उससे अपने रिलेट करके अदर वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग है तो अपने आंसर निकालेंगे, 30,000 आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आ गया, तो बहुत बहुत बढ़िया है। तो चलिए, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से सोल्व कर दीजिए, फिर अपने क्लास को बाइंड करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, क्या बोल रहे हैं पढ़ देता हूँ, इतने में आप सोल्व कर लेना। अब से 8 वर्ष बाद पी की आयु क्यू की आयु से 25% कम होगी, ठीक है। यदि अब से 16 वर्ष बाद पी की आयु और अब से 16 वर्ष पहले क्यू की आयु से 40% अधिक होगी, तो वर्तमान आयु निकालो, किसकी, पी की। समझो इस चीज को आप, क्वेश्चन जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो करने में इजी होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं होता है। लेकिन जिस तरह की फ्रेमिंग दी जाती है उसमें क्या मोस्टली पजल हो जाते हैं,
मैं भी जब एग्जाम देता था तो आयु वाला क्वेश्चन होता इजी था, लेकिन इसको करने में टाइम भी लगता था, क्योंकि ये जिस तरह की फ्रेमिंग देते हैं ना उसको वो थोड़ी पजल्ड हो जाती है, भी कैसे बाद में लेना है, पहले लेना है, इक्वेशन बनानी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ना। इसमें भी इक्वेशन बनेगी, लेकिन वो जल्दी से जल्दी आप सोल्व करोगे ना, वही आपका टाइम रिड्यूस करेगा आगे सोल्व क्वेश्चन करने के लिए। तो बस वही मेन चीज है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ, तो आप थोड़ा जल्दी से करिए क्वेश्चन को। तो चलिए मेरे को बताइए क्या आंसर आएगा। हो गया होगा, चलो देख। 8 वर्ष बाद पी की आयु, ठीक है, पी मान लेते हैं प्लस 8 वर्ष बाद, क्यू की आयु भी 8 वर्ष बाद बोल रहे हैं, से क्या होगी 25% कम होगी, क्यू की आयु से 25% कम होगी। 25% कम होना, यदि क्यू प्लस 8 की वैल्यू 100 है तो इसकी कितनी होगी 75 होगी, ठीक है। 25% कम बोल रहा है, 25% नहीं, 25% कम, तो 100 का 25 कम 75, 25 से काट दो, 25 या 75, 25 चौक 100। ये इसलिए 100 75/100 इसलिए लिखा मैंने कि आपको समझ आना चाहिए। आप 3/4 भी ले सकते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो 3/4 ले। अब देखो आगे क्या लाइन बोल रहा है, अब से 16 वर्ष बाद पी की आयु, तो पी प्लस 16, और अब से 16 वर्ष पहले क्यू की आयु, तो देखो से 40% अधिक होगी, तो 100, और ये कितनी 140, तो 0 से 0, 2 7 14, 2 5 10, तो ये क्या होगा 7/5 होगा। अब देखो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पी को, 4p प्लस 32 इक्वल टू 3q प्लस 24, ठीक है। तो आप करिए, अब ये कांस्टेंट को पॉजिटिव रखने के लिए आप 4p को इधर ले जाएं, तो क्या इक्वेशन बनेगी 3q माइनस 4p, 24 इधर आ जाएगा तो 32 में से 24 जाएगा तो 8, ये इक्वेशन बन गई 1। अब इसको सोल्व कर लो, 5 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 7 से इधर, तो 5p प्लस 80 प्लस 7q माइनस 112। अब कांस्टेंट को प्लस करने के लिए इधर ले जाओ, p को इधर ले जाओ, तो 7q माइनस 7 5p और 112 इधर आया तो क्या बन गया 192, ये बन गई इक्वेशन 2। अब इसको इधर ले जाओ, सोल्व करने के लिए थोड़ा पास में रख लेते हैं, 7q माइनस 5p इक्वल टू 192, ये इक्वेशन बी है। अपने को निकालना क्या है, p की वैल्यू निकालनी है, तो अपने p की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या करते हैं q को इक्वल बना लेते हैं। तो देखो ये 3 है, 7 है, तो इक्वल बनाने के लिए कौन सा नंबर है, इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। 7 से करेंगे तो 7 या 21q माइनस 28p और 56, 3 से करेंगे 21q माइनस 15p इक्वल टू 3 दूनी 6 और 19 दिए 57, ठीक है। अब देखो ये प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है तो वो दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, कम करेंगे तो क्या होगा जुड़ जाएगा, तो क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे, ये विस्थापन विधि बोलते हैं इसे हिंदी में, माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है, मतलब माइनस करना हो तो निशान चेंज होता है, तो ये इससे कट गया, ये माइनस करेंगे तो 48 माइनस का माइनस 15 प्लस का 15p, तो माइनस का क्या आ जाएगा 13p, सॉरी 13p है ना, क्यों माइनस क्यों आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है। अब देखो 576 में से 56 जाएगा तो माइनस का आएगा, कोई बड़ी संख्या माइनस 576, 576 में से 556 गया कितना आएगा, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 का 5, तो ये माइनस में से माइनस गया, तो p इक्वल टू क्या आएगा 520 अपॉन 13 इक्वल टू 13 चौके 52, तो 40 p की वैल्यू आ गई। तो p कितने साल का होगा 40 साल का होगा, p कितने साल का होगा 40 साल का होगा। देखा ना कि भाई इक्वेशन बनी, बस इक्वेशन को सोल्व करना होता है, वो ही आपको जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा मैंने आपको करके बताया कि पी 8 साल बाद और क्यू के 8 साल बाद का क्या रेशियो है, और 16 वर्ष बाद और 16 वर्ष पहले का क्या रेशियो है, इन दोनों को मैंने बताया कि इस तरह होगा। उसके बाद मैंने क्या करा कि अपने को इक्वेशन बनाई और इक्वेशन से अपने को सोल्व करके बताया, और पी की वैल्यू कितनी आ गई 40। जब आप क्यू की पूछता तो क्यू की भी पी, इसमें पी की वैल्यू पुट कर देते और क्यू की वैल्यू निकाल लेते। क्लियर, समझ में आया ना मेरी बात। तो ये आपके मैंने क्वेश्चन आपको बताया था मैट्रिक। तो ठीक है दोस्तों, ये लास्ट स्लाइड थी।
तो इस तरह ही क्वेश्चन आपको मैं करवाता रहूँगा अर्थमेटिक के। आप इसी तरह जुड़े रहना। जो पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे ही आपको मोटिवेशन मिलता है। आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। आप अच्छे से मॉक लगाएं, उसका एनालिसिस करें, और लास्ट तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।